Rubicon Production presents Silk Route Season 2। हाँ जी, 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ विक्रांत और एक बार फिर से आ गया हूँ लेकर आपके लिए सिल्क रूट का आज का ये सफर। रियासत जम्मू कश्मीर को भारत का ताज कहा जाता है। इसकी एक वजह तो ज्योग्राफिकल है, मगर हम हिंदुस्तान के नक्शे पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर इसके बिल्कुल नॉर्थ में सर पर रखे एक ताज जैसा ही नजर आता है। दूसरी वजह, यहाँ चारों तरफ मौजूद खूबसूरत नजारे हैं जो कुदरत की इस जमीन पर मेहरबानियों का एक लाजवाब सबूत है। यही नहीं, इस धरती को पीरों फकीरों, साधु संतों, देवी देवताओं और अनेक महान हस्तियों का आशीर्वाद भी हासिल है। एक और बात जो इस रियासत को सिर का ताज बनाती है वो है यहाँ की रिच कल्चरल हेरिटेज और वैल्यूज पर बेस्ड सोशल सेटअप। इस रियासत ने हालांकि सदियों तक गुलामी का दर्द सहा, मगर उसके बाद जब यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई सरकार कायम हुई तो जिस रफ्तार से रियासत ने तरक्की की राह पर कदम बढ़ाना शुरू किया वो भी अपने आप में एक मिसाल बन गई। तरक्की की इस रफ्तार ने भी जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क में ताज का दर्जा हासिल करवाया। अगर वही रफ्तार जारी रहती तो आज ये रियासत सिर्फ ताज ही नहीं बल्कि सरताज बन चुकी होती। मगर अफसोस कि कुछ ऐसी ताकतें भी थीं जो लोगों के खुशहाली की तरफ बढ़ते कदमों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि 1947 में जब यहाँ के लोगों ने दो कौमी नजरिए यानी टू नेशन थ्योरी को नकारते हुए डेमोक्रेटिक और सेकुलर इंडिया के साथ जुड़ने का फैसला किया, तभी से मजहब की बुनियाद पर वजूद में आए पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद हराम हो गई थी। अपनी नाकामी का बदला लेने के लिए उन्होंने जो चाल चली उसने न सिर्फ तरक्की के बढ़ते हुए कदमों की रफ्तार को कम किया, बल्कि यहाँ की हंसती मुस्कुराती जिंदगी की आंखों में अश्क और खुशहाली के सपने में तबाही और बर्बादी के रंग भर दिए। पर कैसे हुआ ये सब, जानेंगे बहुत जल्दी। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सिल्क रूट का आज का ये सफर विक्रांत के साथ। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ।
Rubicon Production presents Silk Route Season 2. वेलकम बैक 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं विक्रांत और आप सुन रहे हैं सिल्क रूट का आज का ये सफर। जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा जमाने के लिए पाकिस्तान को जब 1947, 65 और फिर 1971 की ओपन वॉर में जब नाकामी का मुंह देखना पड़ा, तो उसने इनडायरेक्ट वॉर का तरीका अपनाया, यानी टेररिज्म का। टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करवाकर यहाँ डर का माहौल पैदा किया, जिसका सीधा असर रियासत के सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिकल सेटअप पर पड़ा। एक वक्त पर तो ऐसा लगने लगा कि सारा ढांचा ही बिखर जाएगा। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं प्रोफेसर रेखा चौधरी जी से, जो जम्मू कश्मीर के मामलों की पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानी जाती हैं। सबसे पहले तो मैम आपका वेलकम है, और मैम ये भी बताना चाहता हूँ कि पहली बार हुआ है सिल्क रूट के शो में कि किसी एक्सपर्ट के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप आज हमारे साथ हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। प्रोफेसर चौधरी, सबसे पहला सवाल ये कि कश्मीर में मिलिटेंसी के पीछे कौन है और क्यों? जी, ये तो जैसे आपने सही बोला कि पाकिस्तान बहुत देर से कोशिश कर रहा था, स्पेशली आफ्टर 1971 डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान, जब बांग्लादेश बना, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की कोशिश थी कि कुछ ना कुछ किया जाए। एक मौका जैसे उनको 1989 में मिला, तो जबकि यहाँ से कुछ लोग क्रॉस करे बॉर्डर, और स्पेशली वो जो एक हाजी ग्रुप था जिसमें कि यासिन मलिक और 3-4 लोग और थे, ये लोगों ने शुरू किया, JKLF से लिंक थे जी। तो ये लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, तो उनको पाकिस्तान ने फुली सपोर्ट किया। उनको मॉरल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, सब कुछ उनकी सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान ने दी। शुरू में ये जो JKLF का ग्रुप था तो उनको सपोर्ट किया, पर उसके बाद क्योंकि ये JKLF जो था ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ JKLF की आइडियोलॉजी जुड़ती नहीं थी, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने एक अपना ग्रुप जो हिजबुल मुजाहिदीन बना बाद में, वो पाकिस्तान ने उसको क्रिएट किया। तो जब ये हिजबुल मुजाहिदीन बना तो इन्होंने सबसे पहले JKLF को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। उनको ही आपस में इनके मिलिटेंट ग्रुप्स की लड़ाई हुई, तो उसमें JKLF को ऑलमोस्ट इन्होंने बाई 1993 तक इतना एलिमिनेट कर दिया कि JKLF ने सीज फायर का ऐलान किया, और यासिन मलिक ने उसमें कहा कि उन्होंने उससे बाहर आ गए। पर पर्पज ये है बताने का कि पाकिस्तान मिलिटेंसी को कंट्रोल करना चाहता था, और उसको जब उन्होंने अपना एक हिजबुल मुजाहिदीन अपना प्रो पाकिस्तान आइडियोलॉजी के साथ लॉन्च किया, उसके बाद उन्होंने तब से आप कह सकते हैं कि मिलिटेंसी जो है कम्प्लीटली पाकिस्तान के कंट्रोल में और उनके आइडियोलॉजिकल उसके बेस के ऊपर चल रही है। पाकिस्तान का ये आतंकवादी चेहरा कई बार बेनकाब हो चुका है, मगर वो मानने को तैयार नहीं। अभी रिसेंटली कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिसे देखने के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि कश्मीर में बर्बादी के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। क्या है वो सबूत और किसने पेश किए हैं, इस बारे में बात करेंगे बहुत जल्द। सुनते रहिए 92.7 FM पर सिल्क रूट विक्रांत के साथ।
Rubicon Production presents Silk Route Season 2. 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं विक्रांत और आप सुन रहे हैं सिल्क रूट का आज का ये सफर। और हमारा साथ आज दे रही हैं प्रोफेसर रेखा चौधरी, जो जम्मू कश्मीर के मामलों की पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान बार बार इस बात से इनकार करता रहा है कि कश्मीर में मिलिटेंसी से उसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये बात एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार साबित हो चुकी है कि मिलिटेंसी के जिन को जन्म देने और उसे पालने पोसने वाला सिर्फ पाकिस्तान ही है। मुंबई की अदालत में पाकिस्तान अमेरिकन टेररिस्ट डेविड कॉलमैन हेडली ने 8, 9 और 11 फरवरी को अपनी विटनेस में ये कन्फेस किया है कि मुंबई के 26/11 टेररिस्ट अटैक में भी पाकिस्तान और उसकी सीक्रेट एजेंसी ISI का ही हाथ था, और वही कश्मीर के टेररिज्म को भी सपोर्ट और फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल करवाते हैं। मैम, क्या पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिज्म ने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट प्रोसेस पर असर डाला है और किस हद तक? जी, मिलिटेंसी तो ऐसी चीज है ना जिसने कश्मीर को बहुत एक तरह से कह दीजिए कि जो उसकी डेवलपमेंट थी उसको टोटली रोक दिया। 1990 से आप समझ लिए कम से कम 2002 तक, जब तक कि एक दूसरी बार चुनी हुई सरकार आई, तब तक आप ये देखिए 10-12 साल में कश्मीर में कुछ नॉर्मल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि एक वायलेंस और गन जो था वो एक मेजर फोर्स था जी। और पॉलिटिकल प्रोसेसेस जैसे वो भी पीछे चले गए। 1990 से लेकर 96 तक तो कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां पे ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, और इतने जो ग्रास रूट के वर्कर्स थे, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स थे और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, उन लोगों को जो है उनको फिजिकली उनको एलिमिनेट कर दिया गया। तो उस प्रोसेस में जो था कि मतलब एक पॉलिटिकल बिल्कुल वैक्यूम हो गया, और उसके साथ साथ ये है कि सिविल सोसाइटी को बिल्कुल म्यूट कर दिया जी। क्योंकि गन का खतरा था, तो कोई कुछ बोल नहीं पाता था। तो वो जो है उसका असर जो है आप देखेंगे कि 1996 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद तक भी बहुत देर तक रहा। जैसे बहुत सारे ब्रिजेस हिला दिए गए, स्कूल, हेल्थ सेंटर्स, जो बहुत पब्लिक स्पेसेस थे उनको उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए 96 में जब इलेक्शन के बाद सरकार बनी भी, तो बहुत सारा सरकार का ध्यान जो है वो इन्हीं चीजों पे रहा कि आपको दोबारा स्कूल बनाने हैं, दोबारा बिल्डिंग खड़ी करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो ये एक तो मतलब क्या हुआ कि जितनी डेवलपमेंट थी उससे भी पीछे चला गया। आप ये देखिए, ये ऐसा टाइम था 1990 का कि जब बहुत सारी हिंदुस्तान में नई शुरुआत हुई, हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसी शुरू हुई, ग्लोबलाइजेशन आने लगी, बहुत ज्यादा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो फेज है। तो कोइंसिडेंटली वो फेज जो है हमारे मिलिटेंसी के फेज के साथ मिलता है। तो जहाँ पे रेस्ट ऑफ इंडिया जो है वो आगे अपने आप को डेवलप करता रहा, कश्मीर के यार पूरे स्टेट का उसको जो इम्पैक्ट पड़ा, वो हमारी इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड होने लगी। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वो नुकसान रहा कि जब हम इंडस्ट्रियली या टूरिस्ट जैसे कह रहे कि जस्ट बिफोर मिलिटेंसी टूरिज्म बहुत अच्छा चल रहा था, हमारा जो है वो इफेक्ट हो गया इमीडिएटली। तो बहुत सारा मतलब ये जो इफेक्ट रहा वो यही रहा कि स्टेट के बैकवर्ड होने रहने में, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होने में, और यहाँ से जो इंडस्ट्री नहीं होने में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम रही है वो मिलिटेंसी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। वेल, अभी और भी बहुत सारी बातें हैं जो प्रोफेसर रेखा चौधरी जी से चलती रहेंगी। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सिल्क रूट विक्रांत के साथ। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ।
92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सिल्क रूट विद विक्रांत। Rubicon Production presents Silk Route Season 2. वेलकम बैक ऑन 92.7 बिग FM। मैं हूं विक्रांत और मेरे साथ हैं प्रोफेसर रेखा चौधरी। आप सुन रहे हैं सिल्क रूट का आज का ये सफर। मैम, तकरीबन ऐसा देखने में आया है कि कोई दिन ऐसा खाली नहीं होता जिस दिन कश्मीर में कहीं ना कहीं इनकाउंटर नहीं चल रहा होता। क्या लगता है कि कब तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा और क्या रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का इस सब को खत्म करने में? नहीं, आप ये देखिए कि बहुत सारी मिलिटेंसी तो डिक्लाइन हो गई है। अब तो मतलब ये है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब फिगर्स, जब होम मिनिस्ट्री के फिगर्स देखते हैं तो ओवरऑल ये कहा जाता है कि मिलिटेंसी डिक्लाइन हो गई है।
बट एट द सेम टाइम हम ये नहीं कह सकते कि मिलिटेंसी खत्म हो गई है। जो जितने भी थोड़े मिलिटेंट ऑपरेट कर रहे हैं, 200-400 जो गिनती रहती है उनकी, वो जो है मिलिटेंट जो है उनका तरीका जो है वो ज्यादा फोकस्ड हो गए हुए हैं। और वो दूसरी बात ये है कि अब कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे नए ग्रुप नजर आता कि जिससे पता चलता है कि ये मिलिटेंसी जो है अभी तक इमीडिएटली हम ये नहीं कह सकते कि वो खत्म हुई है। तो अब जो है कि बहुत हद तक मिलिटेंसी को इंडिया ने कंटेन, हमारी आर्मी जब आई 90 में तो जैसी सिचुएशन थी उसका आप देखिए इसका बहुत ज्यादा कंटेन करने में सक्सेसफुल हुई है जी। पर ऐसा है ना कि जब तक पाकिस्तान जो कि मिलिटेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक वहाँ की आर्मी और वहाँ की ISI जब तक ये फैसला नहीं कर लेते, क्योंकि बहुत बार आपको ये नजर आता है कि पॉलिटिकल सरकारें जो हैं वो एक डिसीजन ले लेते हैं कि जैसे नवाज शरीफ अभी कह रहे हैं या उससे पहले वाजपेयी जी के टाइम पे ये कमिटमेंट दी गई थी वहाँ की सरकार ने कि पाकिस्तान की जो जमीन है वो टेररिज्म के लिए यूज नहीं होगी। वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कमिटमेंट के बावजूद ये कहना मुश्किल होता है कि वहाँ पे पूरी सरकार जो है इसमें शामिल है, क्योंकि आर्मी और इंटेलिजेंस वाले जब तक उसको सपोर्ट नहीं करते तो वो तब तक उसको लगता है कि वो मिलिटेंसी का कुछ ना कुछ वो इम्पैक्ट रहेगा। अभी भी आप देख लीजिए कि मोदी और नवाज शरीफ के बीच में आपस में जो पिछले दिनों डेवलपमेंट हुई तो बहुत उम्मीद लग रही थी कि कुछ ना कुछ आप ठीक आगे चलेगा, पर आप उसके बाद देख लीजिए कि इमीडिएटली ऐसी इंडिकेशन आने लगी कि वहाँ पे जो भी नवाज शरीफ बोल रहे हैं उसके पीछे जो है वहाँ की फौज और वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी फुल सपोर्ट नहीं है। तो इसकी वजह से जब तक ये पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती, कि वहाँ पे कंसेंसस डेवलप नहीं होता कि पाकिस्तान में टेररिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी खत्म नहीं की जाएगी, तब तक ये लगता है कि कुछ न कुछ चलता रहेगा। जी मैम, पर पाकिस्तान की इन साजिशों और हरकतों से नुकसान उन्हीं लोगों को हो रहा है जिनके हमदर्द होने का वो दावा करता है। जम्मू कश्मीर को हासिल न कर पाने का बदला वो यहाँ के मेहनती और कश्मीरियत की रिवायत में यकीन रखने वाले लोगों से ले रहा है। लेकिन सलाम है यहाँ के अवाम को जिन्होंने इतने जख्म खाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और हर कदम पर वो एक साथ मिलकर पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम बना रहे हैं। पर लोगों के इन जख्मों और हिम्मत के कारणों पर भी बात करेंगे, पर नेक्स्ट वीक। फिलहाल विक्रांत को दीजिए इजाजत एंड थैंक्स अ लॉट रेखा मैम हमको ज्वाइन करने के लिए, और सुनते रहिए 92.7 बिग FM। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। थैंक यू, आई एंजॉयड इट।
मान सम्मान लड़कियां, शान और महान लड़कियां, कितनी मुश्किल ये जिंदगी, कितनी आसान लड़कियां, कितनी आसान लड़कियां। हमसे है जमाना ये जुनून ये जोश, दुनिया को है दिखाना ये सुकून ये होश, मुश्किलें कुछ भी नहीं, मिल गई राहें नई, अपना है ये आसमां, अपनी है ये ज़मीन। हम हैं big power girls, big power girls, हम हैं big power girls, big power girls, हम हैं big power girls, big power girls, हम हैं big power girls, big power girls। Big Power Girls इनसे है जमाना, presented by National Health Mission Jammu Kashmir। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, powered by Silver Lines। सोना कहीं से भी खरीदें, गोल्ड रेट सिल्वर लाइन से जरूर पूछें। प्रिंट पार्टनर स्टेट टाइम्स, सोशल मीडिया पार्टनर जम्मू लिंक्स न्यूज, मीडिया पार्टनर टेक वन चैनल, आउटडोर पार्टनर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू। अपने बच्चे को 8 जानलेवा बीमारियों से बचाएं और दीजिए उन्हें स्वस्थ और खुशहाल